चलिए इस वाले को देख लेते हैं. A coil of inductance 88 millihenry, 88 millihenry and an unknown resistance. So इंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है. अननोन रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है. एंड a capacitor and a 0.94 microfarad capacitor are connected in series with an alternating EMF of frequency 930 Hertz. If the phase constant between the applied voltage and the current is minus 75, माइनस है तो इसका मतलब इस करंट इज लैगिंग बिहाइंड. करंट इज लैगिंग बिहाइंड. इज सर्किट मोर कैपेसिटिव और इंडक्टिव? कम ऑन, 5 सेकेंड्स. 4 3 2 1, योर टाइम इज अप. नेगेटिव है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, उसका मतलब सर्किट इज मोर इंडक्टिव. ओके, सर्किट इज मोर इंडक्टिव. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल? सो हमारे पास सर्किट जो है वो ऐसे है. हमारे पास इंडक्टर कॉइल है, कैपेसिटर है एंड एन AC सोर्स. E इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा dt. इंडक्टर की रेजिस्टेंस R है और इंडक्टेंस L है. समटाइम्स वी कॉल इट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर. और कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर है. नाउ इट्स सिंपल. हम अगर रूटीन डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेंगे, रेजिस्टेंस को अलग कर लेंगे और इंडक्टेंस को अलग कर लेंगे. सो रेजिस्टर जो इसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट R को अलग रखते हैं और इंडक्टेंस वाला पार्ट जो वो अलग रखते हैं. ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरीज के साथ किया होगा. रियल बैटरीज, रियल बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो आप उस बैटरी वाले EMF पार्ट को अलग कर लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पार्ट को अलग करते हैं. दिस इज योर बैटरी, रियल बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस R. वैसे हम यहां पर करते हैं इंडक्टेंस वाला पार्ट अलग और रेजिस्टेंस वाला पार्ट अलग, और साथ में कैपेसिटर है एंड एन EMF सोर्स. ओके, सो ये रूटीन LCR सर्किट है, कोई नई चीज यहां पर नहीं है. अब जाके व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इंडक्टेंस दिया हुआ है. L is 88 millihenry, which is 88 into 10 to the power minus 3 Henry. Resistance हमें नहीं पता है किसके बराबर है. And then we have capacitance दिया हुआ है, C is equal to 0.94 microfarads. Frequency FD दिया हुआ है, driven angular frequency is 930 Hertz. 930 Hertz. और if the phase difference दिया हुआ है is minus 75 degrees. हमें R निकालना है. अब FD दिया हुआ है, that is omega d, angular frequency हमें पता है, we know omega d, 2 pi FD. L पता है तो we can find out XL, inductive reactance. C पता है तो we can find out inductive capacitance. So XL हम निकाल सकते हैं, XC हम निकाल सकते हैं, और फिर जाके XL, XC और R के बीच में we have an equation. Tan of phi is equal to XC minus XL divided by R, या फिर cos of phi is equal to R divided by Z. तो वो हम कर सकते हैं. तो tan of phi मैं प्रेफर कर लूंगा. सो उसके लिए पहले मैं यहां पर XL निकालूंगा और XC निकालेंगे हम. सो XL हमें पता है कि is L omega d. Omega d is 2 pi f d, तो 2 pi L f d. This is 2 into pi जो है 3.14 into L inductance is 88 into 10 to the power minus 3, और FD जो है वो दिया गया 930 Hertz के बराबर है. सब कुछ SI सिस्टम में है तो XL जो है वो ohms में आ जाएगा, SI सिस्टम में आ जाएगा. Now this I have already worked out. XL जो है that is approximately 514 ohms. 514 ohms. अब ये XL आ गया तो XC अब देखते हैं. XC हमें पता है is 1 by C omega d, which is 1 by 2 pi C FD. So 1 divided by 2, pi is 3.14,
C is 0.94 microfarads. By the way, you can roughly take it as 1 microfarad. So 0.94 into 10 to the power minus 6 माइक्रो है, और FD जो है वो 930 हर्ट्ज है, into 930 hertz. So this is approximately XC is 182 ohms. 182 ohms. Okay, 182. तो XL आपके पास आ गया और XC भी आपके पास आ गया. Now we can use tan of phi to find out R. Tan of phi हमें पता है is XC minus XL divided by R, या फिर R is equal to XC minus XL divided by tan of, अब phi जो है वो -75 डिग्रीज है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. XC is 182 minus XL is 514 divided by tan of -75 is -3.73, and this roughly comes out to be, approximately comes out to be, R is 89 ohms. R is 89 ohms. Okay, so resistance of this inductor, इस इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस यूजुअली कहते हैं, दैट्स 89 ohms. So काफी simple, you just need to find out XL, XC, and then tan of phi is equal to XC minus XL divided by R. Okay.